हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो हम आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास में पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों में से एक अभियान जिसका नाम है जालोर व सिवाना दुर्ग का अभियान। ये वैसे अलग अलग है, ये 1311 ईस्वी में किया गया, 1308 ईस्वी में किया गया, लेकिन दोनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे क्योंकि इसी से रिलेटिव इसकी घटना है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ क्लियर करेंगे। चलो हम आज ही क्लास की बात करें तो ये पढ़ेंगे, लेकिन पिछली क्लास की बात करें दोस्तों तो आपको पता है मैं पिछली क्लास में आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो हम आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर दुर्ग बना देता हूँ, कौन सा, जालोर दुर्ग। यहाँ बना देता हूँ सिवाना दुर्ग। दोनों दुर्ग एक साथ पढ़ेंगे। यह है सिवाना दुर्ग, इसे आप कुंभाना दुर्ग भी बोल सकते हो या कुंभट दुर्ग भी बोल सकते हो। देखो ये है जालोर दुर्ग। देखो इस जालोर दुर्ग के बारे में आप दो तीन चीजें और याद रखना। एक तो क्या है, इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। साथ ही आप ध्यान रखना जालोर दुर्ग का निर्माण की बात करें तो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और जालोर दुर्ग ध्यान रखना सूकड़ी नदी, क्या, सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यह जालोर दुर्ग पर जब आक्रमण हुआ उस समय से पहले यहाँ का शासक हुआ करता था जिसका नाम है कान्नड़ दे। कौन, कान्नड़ दे। ये शासक कब बना, लगभग 1305 ईस्वी से चलाता है शासन और यहाँ तक पहुँच जाता है 1311 ईस्वी तक। अब बात करें 1305 ईस्वी में जब कान्नड़ देव शासक बना, 1311 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। ये 1311 में इसकी लास्ट घटना थी जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घटी। देखो इधर है, कहाँ, इधर बात करूँ तो मैं दिल्ली की बात करूँगा। कहाँ की, दिल्ली में शासन किसका चलता था, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखो अब स्टार्ट करते हैं दोनों की स्टोरी। बस आप ध्यान रखना जो जो मैंने आपको बताई वो इधर देख लेना। नागभट्ट प्रथम ने इस जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। सूकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग है। कान्नड़ देव 1305 ईस्वी में शासक बनता है, 1311 ईस्वी तक यहाँ का शासक रहता है। सिवाना दुर्ग जो कि इसी दुर्ग से रिलेटिव एक दुर्ग है क्योंकि मारवाड़ के राजाओं की, किन की, मारवाड़ राजाओं की यदि संकट में शरण स्थली थी तो वो थी सिवाना दुर्ग। ये भी दुर्ग, दोनों बात करें दोनों दुर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ध्यान रखना ये जो जालोर दुर्ग है इसकी कुंजी थी कौन सी, सिवाना दुर्ग। आपको पता है पहले क्या करते थे राजा महाराजा, अपना एक फिक्स एक दुर्ग है जैसे जालोर दुर्ग है तो क्या करते थे, इसका मेन द्वार तो वैसे नहीं खोला गया आज दिन तक किसी भी विरोधी राजा के द्वारा। तो ये क्या करते थे, यदि फिर भी संकट आ जाए तो ये क्या करते थे, 2-4 किलोमीटर की दूर, ध्यान रखना ये बाड़मेर में है, कहाँ, बाड़मेर में 2-3 किलोमीटर दूर दरवाजे के रास्ते पर एक और दुर्ग बनाया करते थे। वो भी काफ़ी मजबूत होता था। वहाँ पर कुछ मात्रा में सेना छोड़ दिया करते थे, जैसे 1000, 2000, 5000 ऐसे सेना छोड़ दिया करते थे ताकि इस दुर्ग को जीतने के बाद ही इस दुर्ग को जीता जा सके। इसका मतलब ये कुंजी है तो ये क्या है, ताला। ये कुंजी मिली तो ये ताला खोल सकते हो भैया, वरना आप नहीं खोल सकते। अब देखो क्या होता है, हम डायरेक्ट जालोर दुर्ग के कान्नड़ दे के शासनकाल के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। इससे पहले के जो शासक थे उनके बारे में नहीं बोलूंगा, वो आप राजस्थान जीके में पढ़ोगे। बस हम इंडिया लेवल की जीके पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट इन दोनों का अभियान पढ़ेंगे। अब देखो दिल्ली पर शासन कौन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन क्या करता है, लगभग 1305 ईस्वी में ऐसा बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर, कहाँ, गुजरात पर, कहाँ पर, यहाँ गुजरात है, गुजरात पर आक्रमण करता है।
अब देखो 1305 ईस्वी में इधर कान्नर दे जालोर का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। अब देखो जालोर दुर्ग किसके अंडर में है, वो है कान्नर दे के अंडर में। देखो अब आपको पता है जैसे हमारे क्षेत्र से कहीं से भी सेना गुजरेगी तो वहाँ से किसी न किसी को तो इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब देखो क्यों, क्योंकि आपको पता है पहले 1 लाख 2 लाख 1000 2000 5000 इस तरह सेना हुआ करती थी। इतनी सेना यदि किसी भी क्षेत्र से जाएगी तो आपको साफ सी बात है कि वहाँ जो फसल है उसका नुकसान होना तय है। तो क्या करा अलाउद्दीन खिलजी, जब गुजरात अभियान के लिए जा रहा था तो रास्ते में पड़ता था जालोर का क्षेत्र, कान्नर दे के प्रशासन में के नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र। अब क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी इससे किससे, कान्नर दे से इजाज़त लेता है। कान्नर दे से मना कर देता है कि नहीं यार मैं तुझे रास्ता नहीं दे सकता। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है क्यों, क्या तेरे व्यवहार अच्छे कौन है यार। बोले क्यों, क्या यार तू दूसरे की लुगाया कि गिल गिल हुआ पूरा यार, ये क्या बोल दिया। ये बोलता है कि यार आज तक जो राजस्थान में जोहर हुए वो आपकी वजह से हुए। आपको पता है रणथंभौर में जो 1301 में जोहर हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ, 1303 में चित्तौड़ में हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ, और यहाँ पर जो दोनों जोहर होंगे ना, पहले यहाँ फिर बाद में यहाँ, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के वजह से होंगे। अब देखो कान्नर दे मना कर देता है कि यार तू दूसरों की लुगाई पे गिल गिल फिरे, तेरा व्यवहार अच्छा नहीं है यार। चलो कोई ना, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, ये मना कर देता है। इसके सेनापति, ध्यान रखना किसके सेनापति, इसके एक सेनापति हुआ करता था उलुग खां। क्या, उलुग खां। इसके नेतृत्व में सेना भेज देता है कहाँ, गुजरात, किसी दूसरे रास्ते से। ध्यान रखना आते समय जब ये गुजरात जा रहे थे उस समय ये रास्ता अब नहीं पड़ता था बीच में, किसी दूसरे रास्ते से भेज दिए गुजरात। गुजरात अभियान जैसे इनका पूर्ण हुआ तो यहाँ से गुजरात में से सोमनाथ मंदिर को लूट लेते हैं, कुछ मूर्तियाँ यहाँ से ले जाते हैं। अब देखो अब आपको पता है उस समय डायरेक्शन ज्ञात करने का तो कोई तरीका था नहीं। ये जब वापस लौट रहे होते हैं, अब इनको पता था नहीं कि आप वापस लौटते समय भी कहीं रास्ते में जालोर वाला क्षेत्र आ जाएगा। जब ध्यान दो उलुग खां अपनी सेना लेकर वापस लौट रहा था कहाँ, देखो ये क्षेत्र किसका है, जालोर क्षेत्र है। ये सोचो आप तो उलुग खां कहाँ से, यहाँ से जाता है और यहाँ कुछ क्षेत्र में का जालोर वाले कुछ क्षेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। वैसे तो अंदर नहीं था, ये बाहर किनारों पर था, लेकिन पता किसको चल जाता है, कान्नर दे को। इसको पता चलने के बाद ये क्या करता है, इन्हें सबक सिखाने के लिए वह वापस जा रहे हैं ना, इससे पहले मना कर चुका है, वापस इन्होंने हिम्मत की इसके क्षेत्र में आने की। ध्यान रखना कान्नर दे अपने 2 सेनापति, एक का नाम है जेता, एक का नाम है देवड़ा, इन 2 सेनापतियों के नेतृत्व में इन पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में किसी भी तरह से बचकर निकलकर कहाँ कौन पहुंच जाता है, दिल्ली में उलुग खां। अब देखो उलुग खां पहुंच गया दिल्ली में। अब इसको एक चीज़ पता चल गई कि कान्नर दे एक शक्तिशाली शासक है, साथ ही जो जालोर दुर्ग है इसकी कुंजी सिवाना दुर्ग है। इसको इतना मालूम हो गया कि ये दोनों दुर्ग सामरिक दृष्टि से देखो, चाहे आप यहाँ के आसपास के क्षेत्रों की तुलना करें उस हिसाब से देखो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब ये पहुँच जाता है, इसको बोल देता है कि मेरे साथ ये घटना घटी, बीच में हम दोनों के बीच युद्ध हुआ। ये बोलता है कि वैसे तो कान्नर दे को जीतना इम्पॉसिबल है। अब ये बोलता है कि कैसे ना कैसे हम इन दोनों दुर्गों को जीते, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इधर अलाउद्दीन खिलजी सोचता है हम यहाँ पर युद्ध करेंगे, हमारी सेना वैसे ही काफ़ी थक चुकी है क्योंकि बार बार अभियान किए जा रहे थे, अब फिर हमारी सेना का लॉस होगा। तो क्या करता है ये, इससे संधि करने के विचार में क्या करता है, इसे संधि कर लेगा ना, ये ध्यान रखना, इस दिमाग दौड़ाया इसने। जब सोचता है यदि मैं कान्नर दे से संधि कर लूँ, किसी भी तरह संधि के झांसे में इसे डालकर धोखे से इसके ऊपर अधिकार कर लूँ तो ठीक रहेगा। ये इसे संधि करने के लिए अपना एक व्यक्ति भेजता है कहाँ, जालोर, जिसका नाम क्या था वो देखो आप, एन मुल्क मुल्तानी। ये व्यक्ति इसके पास भेजता है कब,
1305 ईस्वी में। इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। संधि के उपरांत इस व्यक्ति को ये बोलकर भी भेजा था, जैसे संधि हो जाए कान्हड़ दे को हमारे दरबार में आने के लिए आमंत्रित कर देना। देखो कान्हड़ दे यहाँ से आमंत्रित करने पर पहुँच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली। अब देखो इस संपूर्ण घटना की, यहाँ तक की घटना या आगे की घटना की जानकारी में कहाँ से मिलती है वो देखो। मैं वैसे तो बता दूं कान्हड़ दे प्रबंधक से मिलती है, फरिश्ता से मिलती है। देखो एक तो फरिश्ता की बात करेंगे, फरिश्ता, नैणसी, इन दो की बात करेंगे। लेकिन आप याद रखना एक तो कान्हड़ दे प्रबंधन से भी मिलती है, बीरमदेव सोनगरा की बात से भी मिलती है और अमीर खुसरो से भी मिलती है, जो कि किसके साथ आया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आया था, उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। देखो फरिश्ता और नैणसी ने क्या बोला, इनका दोनों का अलग अलग मत है इसके बारे में। फरिश्ता की बात सुनो आप। फरिश्ता बोलता है इस संधि के बाद कान्हड़ देव पहुंच गया कहाँ, दिल्ली दरबार में। देखो दिल्ली दरबार में आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक विश्व विजेता बनना चाह रहा था, ये क्या करता है कान्हड़ देव को किसी भी तरह से उकसाना चाहता था। जैसे कान्हड़ देव दिल्ली दरबार में पहुंचता है, ये उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है, आडी टेढ़ी जैसी भी बातें बोलना शुरू कर देता है। ये बोलता है इसके दरबार में पहुंचने के बाद कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा शासक नहीं बचा जो मेरा सामना कर सके। इस बात से गुस्सा कौन हो गया, कान्हड़ देव। और इस बात से गुस्सा होकर इसे क्या कर देता है, चैलेंज कर देता है कि अलाउद्दीन खिलजी तू तेरे जच्चे जैसी आ जा, मैं तुझे ललकारता हूँ। वैसे मुझे पता है कि मेरी सेना कम है, तेरी सेना ज़्यादा है, तुमसे युद्ध करने के बाद मैं हारूंगा ही हारूंगा, लेकिन इस बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। ये चैलेंज देकर वापस आ जाता है जालोर। अब देखो ये थी फरिश्तारी बात। अब देखो नैणसी कुछ अलग बोलता है इस घटना के बारे में। नैणसी बोलता है कि यहाँ पर कान्हड़ देव ये खुद न जाकर इस संधि के बाद अपने पुत्र को बेचता है। किसे, अपने पुत्र को बेचता है जिसका नाम है बीरम देव। ये भी काफ़ी फेमस है भैया, ये व्यक्ति भी बीरम देव। इसे बेचता है कहाँ, दिल्ली दरबार में। अब देखो दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है जिसका नाम है फिरोजा। क्या है, फिरोजा। ये फिरोजा कुछ समय बाद प्रेम करने लगी किससे, बीरम देव से। कुछ समय बाद प्रेम करने लगी बीरम देव से। अब देखो ये प्रेम करती थी इससे, लेकिन ये प्रेम नहीं करता था इससे। देखो अंतरपंथ ये तो फिक्स है, एक को तो बोलना है दोनों में से। ये बोल देती है इसी बीरम देव को कि बीरम देव ऐसी सी बात है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। इधर बीरम देव इसे मना कर देता कि मैं तुमसे नहीं कर सकता। अब देखो क्यों, ये पूछती क्यों, ये बोलता है कि आपकी फैमिली ग्राउंड जो है वो ठीक नहीं है। ये बोलती है क्यों, फिरोजा बोलती है ऐसा क्यों। ये बोलता है कि देखो आपके पिता किन्हीं दूसरों की लुगाइयों के गेल हो रहे हैं, और आपकी जो माँ बोलो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी एक चिमना बेगम जो मोहम्मद शाह मंगोली के गेल हो रही थी, और इधर फिरोजा जो कि बीरम देव के गेल हो रही है। कहने का मतलब ये बोलता है कि आपकी फैमिली जो है उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, चारों तरफ गेल ही गेल हो रहे हो आप। अब देखो इतनी बात हो गई तो फिक्स है कि फिरोजा इससे तो मना नहीं सकती। पहुंच गई अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के पास। खिलजी को जाकर बोलती है यदि मैं शादी करूंगी तो केवल करूंगी बीरम देव से, वरना मैं कंवारी ही मर जाऊंगी। इधर अलाउद्दीन खिलजी ये बात सुनकर बुला लेता है किसे, बीरम देव को। बीरम देव को बुलाने के बाद बोलता है कि भैया आपका क्या विचार है इस घटना के बारे में। ये बोलता है सब हमारे तो कोई विचार है नहीं, हमें तो पिताजी ने भेजा है बस इसलिए आ गए, बाकी इनके बारे में हमारे कोई ऐसे विचार है नहीं। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी बोलता है देख ले, सोच ले, समझ ले, एक रात का टाइम है तेरे पास, सुबह मुझे जवाब चाहिए, जो भी हाँ में चाहिए, ना में तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इधर बीरम देव सोचता है अच्छा पता की यार, कैसे भी निकालना तो पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है वैसे निपटा देता है मामला। ये बीच रात ही कहाँ आ जाता है, दौड़ता दौड़ता अपने पिता
कान्हड़ दे के पास। अब तो फिक्स है, फिरोजा रोएगी ही रोएगी कि मुझे तो कैसे भी वीरमदेव चाहिए, पता है आपको, ये इसके पास रोने लगी, मुझे तो वीरमदेव चाहिए, मैं वीरमदेव के बगैर जी नहीं सकती भैया। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा किसके ऊपर, या तो सिवाना दुर्ग के ऊपर या जालोर दुर्ग के ऊपर। अब आपको पता है जालोर दुर्ग ताला है, ये कुंजी है, इसे तोड़े भी, ये कुंजी के बिना ये ताला को कैसे खोलेगा, आक्रमण करना है, ये इसके ऊपर सांप है, इसके ऊपर करेगा। अब ध्यान दो 1308 ईस्वी में, कब की घटना है, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, कहाँ, सिवाना दुर्ग के ऊपर। सिवाना दुर्ग पर जो आक्रमण किया, इसकी सेना आई, जो ध्यान रखना, इसकी सेना, इसके एक सेनापति जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग, इस सेनापति के नेतृत्व में सेना पहुंच गई कहाँ, यहाँ से ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आई अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1308 में आई कहाँ, सिवाना दुर्ग। अब देखो सिवाना दुर्ग का शासक कौन था, वो था शीतल देव। कौन, शीतल देव। अब देखो दोनों के बीच ऐसा बोला जाता है कुछ समय युद्ध चलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ गए थे यहाँ पर। अब देखो 1308 में इस शीतल देव का एक सेनापति था जिसका नाम था बाहुले, क्या, बावलो, भावले। ये इसे धोखा दे देता है, कौन, भावले एक इसका सेनापति है, ये इसे किसी प्रकार का विश्वासघात कर लेता है, जिससे इस दुर्ग के ऊपर अधिकार किसका हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखो यहाँ पर राजस्थान का तीसरा जौहर संपन्न होता है, वो ध्यान रखना मेणा दे के नेतृत्व में, मेणा दे के नेतृत्व में संपन्न होता है। ये राजस्थान का तीसरा जौहर था, ध्यान रखना। यदि राजस्थान के सबसे बड़े जौहर की बात करें, चित्तौड़गढ़ में पद्मनी के नेतृत्व में किया गया, वो दूसरा जौहर था, रणथंभौर पर 1301 में हो चुका है। अब देखो यहाँ मेणा दे के नेतृत्व में जौहर संपन्न होता है, इस पर अधिकार हो जाता है। अब तो साफ सी बात है, यदि कुंजी हाथ लग गई तो इधर ताले को खोलना ही खोलना है। कुछ समय प्लानिंग की, 1-2 साल लग गई इसे प्लानिंग करने में। अब देखो मैं इसे मिटा देता हूँ, एक मिनट में इसे मिटा देता हूँ। देखो अब 1308 में अधिकार किस पर हो गया, वो अधिकार हो गई सिवाना दुर्ग के ऊपर अधिकार हो गया। अब देखो 1311 आते आते, क्या, 1311 आते आते खिलजी किसकी घेराबंदी कर लिया, जालोर दुर्ग की। कब की, 1311 ईस्वी में। देखो पहुंच गया कहाँ, जालोर दुर्ग, और चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। अब देखो नैन्सी बोलता है कि आज दिन तक जालोर दुर्ग के मेन गेट से कोई भी विरोधी हो, चाहे वो दुश्मन कोई भी हो, वो इसका मेन गेट नहीं खोल सका। देखो ये वास्तव में ऐसी घटना है कि वास्तव में जालोर दुर्ग का गेट कोई भी दुश्मन नहीं खोल सका। अब देखो जब इतना अच्छा इसका गेट हो तो अलाउद्दीन खिलजी क्या स्थिति है, नहीं है, ये कोई दूसरी प्लानिंग करने लग जाता है भैया। अब देखो हर दुर्ग में लगभग आपको सुरंग मिलेगी, वो सुरंग क्या होती है, सेफ्टी के लिए बनाई हुई होती है कि जब भी संकट आए तो राजा और राजा का परिवार वहाँ से निकलकर कहीं दूर चला जाए, क्योंकि आपको पता है दुर्ग से कम 8-10 किलोमीटर दूर वो सुरंग निकलती थी। अब देखो उस सुरंग का पता लगाना चाहता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो आगे अलाउद्दीन खिलजी इस सुरंग का पता लगाना चाहता था, इसका पूर्ण उद्देश्य था। अब देखो इधर किसका, कान्हड़ दे का एक सेनापति था, कौन, उसका नाम है दहिया बिका। क्या नाम है, दहिया बिका। ये इधर कान्हड़ दे के साथ में विश्वासघात करता है और इस सुरंग का, जो इसी दुर्ग में प्रवेश करते हैं उस सुरंग का पता बता देता है। इसी के साथ आप ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया था। क्या, खैराबाद।
बाद रख दिया था और इसका जो प्रशासन सौंपा वो अपने सेनापति कमालुद्दीन गुरुक को सौंपा था। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। इधर देखो दयावी का इसी दुर्ग का क्या बता देता है, सुरंग बता देता है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना पहुंच जाती है कहाँ, सुरंग से जालोर दुर्ग के अंदर। जाने के बाद अंदर चली गई, घमासान युद्ध हुआ। उसमें ऐसा बोला जाता है कान्हर देव की उसमें मृत्यु नहीं हुई थी, ये आशा माता के मंदिर में अपना सिर अर्पित कर दिया था। देखो वहाँ पर क्या होते है, जैसे युद्ध खत्म हुआ वहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी देखो 1311 ईस्वी में अधिकार हो गया जालोर दुर्ग के ऊपर। और यहाँ पर राजस्थान का चौथा शाखा, क्या चौथा शाखा संपन्न हुआ। उमादे, कुंभल दे, शीतल दे, इनके नेतृत्व में यहाँ पर राजस्थान का चौथा शाखा संपन्न हुआ। इसी के साथ ध्यान रखना, यहाँ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। ये भी आप ध्यान रखो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। उमादे, कुंभल दे, शीतल दे, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, यहाँ पर दूसरा चौथा शाखा संपन्न हुआ। इधर सिवाना दुर्ग में मैंने बता दिया, मैना दे के नेतृत्व में शाखा जो कि संपन्न हुआ। खैराबाद इसका नाम बदल कर रखा गया, कमालुद्दीन गुरुक को यहाँ का प्रशासन सौंपा गया। इसके बाद देखे तो इसका जलालाबाद रखा गया। इसके साथ ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। अपने पुत्र खिजर को वहाँ का शासन सौंपा था। ये देखो जो भी इस अभियान से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दी है। यदि यहाँ तक आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस बाय विशाल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।